गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जल संसाधनों की। राजस्थान के संदर्भ में वैसे जल हम जानते हैं कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, न केवल घरेलू उपयोग के लिए अपितु आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास चाहे कृषि संबंधी हो, कृषि में सिंचाई, या फिर बात करें हम इंडस्ट्रीज़ की, उद्योगों की, खनन की या निर्माण कार्य की, हर स्थिति में जल हमारा जीवन का अपरिहार्य अभिन्न अंग है। और अगर हम कहें कि जल है तो कल है, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हवा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हमारे लिए है वो जल है, तो जल, और विशेष रूप से जब राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। तो जल की हर एक बूंद, हम कह सकते हैं, राजस्थान जैसे रेगिस्तानी भाग के लिए और अधिक महत्व रखती है। तो राजस्थान में वाटर रिसोर्स की क्या स्थिति है और इसको कंजर्व करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, वर्तमान की और प्राचीन काल से क्या क्या टेक्निक्स रही हैं, इन सब का डिस्कशन हम इस करंट वीडियो में करेंगे। आप एक बात और मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना सेक्शन लिख दीजिए, जिससे कि अटेंडेंस में आप लोगों के लिए मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है व्यूज़ के बेस पर कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है जज कर पाना। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन लिख दीजिए। देखिए, वाटर रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो वाटर रिसोर्स दो तरह के हैं। एक तो सरफेस वाटर, जिसे हम सरफेस मतलब धरातल के ऊपर प्रवाहित होने वाला या एकत्रित जल जो कि धरातल के ऊपर प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष है, उसे सरफेस वाटर कहते हैं। और दूसरा है ग्राउंड वाटर, जो धरातल के नीचे है। धरातल के नीचे, चूँकि मिट्टी के स्तर के नीचे जो बेड रॉक है, पेरेंट रॉक है, उसके ऊपर और मिट्टी के मृदा के संस्तरों के बीच में जो विद्यमान है, उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। अधिभौम जल या भूमिगत जल की संज्ञा दी जाती है। सरफेस वाटर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंटैमिनेशन या प्रदूषण की, क्योंकि जब हम बात करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, तो उसमें जब मनुष्य अपना वेस्ट, सबसे बड़ी समस्या जो वेस्ट की है, वो वेस्ट हम डिस्पोज ऑफ, वो मैनेज नहीं हो रहा वो वेस्ट, बल्कि उस वेस्ट को, चाहे वो सॉलिड बेस्ड हो, चाहे वो केमिकल बेस्ड हो, वो सारा का सारा हम बहा देते हैं इन वाटर रिसोर्सेज में, चाहे नदियों में चाहे तालाबों में। तो ये जो नदियां हैं धीरे धीरे नालों का रूप ले लेती हैं, जो कि वहाँ पर न केवल डिजीज़ का कारण है, बल्कि कह सकते हैं वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है, वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, वो भी पूरी तरह इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कंटैमिनेशन जो है सरफेस वाटर का, सरफेस वाटर की स्कैसिटी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है सरफेस वाटर का कंटैमिनेशन, क्योंकि हम उसमें जो हमारे अपशिष्ट हैं, चाहे वो औद्योगिक अपशिष्ट हों, चाहे वो एग्रीकल्चरल अपशिष्ट हों, उन सबको, उसके अंदर केमिकल्स जो उसमें से निकल रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण वो पानी कंज्यूमेबल नहीं रह पाता। इसी तरह ग्राउंड वाटर के साथ सबसे बड़ी समस्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब सरफेस वाटर कंटैमिनेट हो गया, जब सरफेस वाटर पूरी तरह प्रदूषित हो गया, तो हमारी समस्या आई कि हम अपने जल की आपूर्ति, जो जल की जो हमारी मांग है उसकी आपूर्ति कैसे करें। तो मनुष्य ने शुरू किया ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन उस हद तक कि उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। और रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है तो एक बहुत सिंपल सा हम कह सकते हैं एक सिस्टम है, एक रूल है कि जब धरातल से हम पानी निकालते हैं और जब पानी का स्तर नीचे रह जाता है, तो कैपिलरी सिस्टम के द्वारा, केशिका क्रिया के द्वारा, जो पेरेंट रॉक है उससे सक्शन के द्वारा वो ऊपर खींचने का प्रयास करता है। और जब सक्शन होता है तो पेरेंट रॉक के जो मिनरल्स हैं वो उस पानी के साथ ऊपर आने लगते हैं, जिसके कारण नाइट्रेट और फ्लोराइड जो है वो पानी के साथ शामिल हो जाते हैं। और जब हम वो पानी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब उसका कंजम्पशन करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए,
हमारी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी इरिगेशन के लिए, इवन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन सकते हैं। तो ये जो वाटर रिसोर्स है ये इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके द्वारा इनडायरेक्टली इकोसिस्टम बहुत अधिक प्रभावित होता है, मनुष्य प्रभावित होता है। राजस्थान स्टेट से अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसके संदर्भ में अगर बात करें तो डेफिनेटली जो एरिया वाइज है लार्जेस्ट स्टेट है, और कई देशों से ये इसका जो एरिया है वो बड़ा है। और जो टोटल पॉपुलेशन है जो इंडिया की 5.5% कंट्री की है। एरिड और ड्रॉट प्रोन स्टेट है। लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज करीब कंट्री की 1.15% ही हैं, और सरफेस वाटर की स्थिति और भी ज़्यादा शोचनीय है। अगर हम बात करते हैं सरफेस वाटर की, तो जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि रिवर बेसिन्स जो हैं, जो वो सारे रिवर बेसिन हैं, उन रिवर बेसिन की यानी कि मेन रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, वो पूरे रिवर बेसिन जिस एरिया में प्रवाहित हो रहे हैं वो उसके सरफेस वाटर के अंतर्गत, उस सरफेस वाटर रिसोर्स के अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनका जो मैप है वो प्रेजेंट स्लाइड में दिखाया गया है। तो इसके अंतर्गत ये सरफेस वाटर माने जाते हैं। अवेलेबल सरफेस वाटर और स्टोरेज क्रिएशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बनास का जो अवेलेबल यील्ड है वो, और चंबल का, जो दो बहुत प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं, जिनमें बनास का स्टोरेज क्रिएशन कंपैरेटिवली चंबल के ज़्यादा है। चंबल का स्टोरेज क्रिएशन चूँकि यहाँ पर बीहड़ बहुत ज़्यादा है, रेवाइंस हैं, इसलिए स्टोरेज क्रिएशन यहाँ पर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए यहाँ पर इतना अधिक पोटेंशियल होने के बाद भी यहाँ पर इतना अधिक नहीं हो पाया। शेष इसमें सारा जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये जो डेटा है कर्टसी से लिया गया है, उसमें बताया गया है कि इसके अलावा बाणगंगा है, गंभीर नदी है, माही रिवर, जिसका हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परसेंट है जो क्रिएट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सारी कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं। इसी तरह साबरमती है, लूनी जो है, लूनी का बहुत ज़्यादा किया गया स्टोरेज जो क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा, अवेलेबल यील्ड जो है वो कंपैरेटिवली कम है, जो उपलब्धता है वो कंपैरेटिव कम है, लेकिन स्टोरेज क्रिएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया गया है। चूँकि ये वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर स्टोरेज का बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है। क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ज़्यादा लवणता की समस्या है, और ग्राउंड वाटर जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से बारवाड़ सुपर ग्रुप और लाठी को फॉर्मेशन जैसलमेर और फ्रेश वाटर इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ भरतपुर के जो ईस्टर्न पार्ट में है वहाँ पर ब्रैकिश, और यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। और इसके अलावा बाड़मेर में और जो टर्शरी पार्ट बाहरी भाग हैं जो बीकानेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर के, यहाँ पर, और क्वार्टरनीज का पीरियड है, यहाँ पर सलाइन वाटर अधिकतर मिलता है। हाई फ्लोराइड है ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर छोड़कर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है। हाई नाइट्रेट भी है, और परमिजिबल लिमिट जो है ड्रिंकिंग वाटर की उससे ज़्यादा है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पुअर सीवरेज, क्योंकि हमने देखा कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर हैविंग मोर केमिकल्स, जिनका अगर इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करेंगे सॉइल में, और सॉइल के साथ वो नीचे ग्राउंड वाटर में जाएंगे, तो वो उनका भी एकत्रीकरण होगा। इसके अलावा पुअर सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जैसा कि हमने बात की, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर के सॉइल में जाते हैं, और ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। और इसके अलावा अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखें तो राजस्थान के संदर्भ में, चूँकि हम बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न पार्ट बहुत कम रेनफॉल है यहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ह्यूमिड और रेनफॉल रेंज 400 से 1000 मिलीमीटर तक है, और एवरेज जो रेनफॉल है वो स्टेट की नेशनल एवरेज जहाँ 1170 मिलीमीटर है, वहाँ स्टेट की सिर्फ 570 मिलीमीटर है। 237 ब्लॉक्स हैं स्टेट में, जिनमें से 207 जो ब्लॉक्स हैं वो डार्क जोन में है, जहाँ सिर्फ 30 ब्लॉक्स हैं जो कि लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग सेफर जोन में कहे जा सकते हैं। और जहाँ पर कैटल ओनर्स हैं वो भी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस कर रहे हैं। और ड्रॉट की सिचुएशन, अकाल की जो स्थिति अगर हम कहें तो वो सूखे की स्थिति अगर हम कहें
तो वो लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 26 डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान में देखी जा सकती है। तो ये स्थिति बहुत ही दयनीय कही, मिजरेबल कही जा सकती है। और अगर अवेलेबिलिटी सरफेस वाटर की अगर देखें तो लगभग 21.71 BCM सरफेस वाटर अवेलेबल है, और परसेंटेज यूटिलाइज जो है वो 52% यूटिलाइज्ड है। जबकि ग्राउंड वाटर की अगर स्थिति देखिए तो ये देखिए यहाँ पर ये जो आंकड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ये है कि ग्राउंड वाटर रेड जोन में बता देती हूँ मैं आपको 11.36 BCM अवेलेबल है, बट यूटिलाइजेशन 11.77 BCM का हो चुका है। इट मीन्स 104% यूटिलाइज्ड है, मोर देन 100%। इसका मतलब जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, जिसका मतलब ये अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। यानी ग्राउंड वाटर समाप्त होने की स्थिति में ही हम मान सकते हैं। अगर इसी दर से हम, इसी तीव्रता से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते रहे तो ये निश्चित रूप से समाप्ति की ओर होगा, और फिर हम सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर न सरफेस वाटर हमारे लिए रहेगा और न ग्राउंड वाटर अवेलेबल रहेगा, तो हम पानी कहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिस पर सोचने की वर्तमान में और एट प्रेजेंट इसी मोमेंट पर ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि सोचने में बहुत देर हो जाए। तो कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स इस वाटर रिसोर्सेज के लिए, जो ये हमारा जीवन है इसे बचाने के लिए, कुछ संरक्षण की तकनीकें हैं, जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। मतलब ऐसे इरिगेशन जैसा कि आप बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिससे बूंद बूंद सिंचाई की भी कहा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे परकोलेट कर पाए, वेस्ट ना हो, पानी बहे नहीं, सॉइल इरोजन नहीं करे और पानी बह करके जैसे चला जाता है वो ना हो, और ड्रिप के द्वारा वो बहुत धीरे धीरे सिंचाई हो सके। और चूँकि राजस्थान में हम ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत है, जैसे धान वगैरह का प्रोडक्शन कम है, तो ऐसी क्रॉप्स जो मोटे अनाज हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत है, इनको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। इसी तरह जल स्वावलंबन अभियान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, कुछ ब्लॉक्स में किस तरह ट्रेडिशनल टेक्निक्स के ज़रिए जल का संरक्षण किया जा सकता है, सरकारी स्तर पर चलाए गए अभियान है। इसी तरह ड्राई फार्मिंग, इज़राइल इसके लिए बहुत फेमस रहा है। इज़राइल से इस विषय में कि कम से कम जल के द्वारा इस तरह का क्रॉप सिलेक्शन हो कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जाए। स्मॉल डैम्स एंड एनीकट्स, चूँकि राजस्थान में इस तरह की कोई पेरेनियल रिवर नहीं है, सदाबहार नदी नहीं है, तो बड़े बांध नहीं बन सकते, लेकिन छोटे बांध बना करके उनके द्वारा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे आसपास के एरिया को इरिगेशन मिल सकता है, सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। कैनाल सिस्टम की मेंटेनेंस प्रॉपर हो, सेम की समस्या नहीं आए, वाटर लॉगिंग ना हो, इसीलिए कैनाल सिस्टम और प्रॉपर वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है। लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि लेक्स हैं यहाँ पर, सलाइन लेक्स हैं, तो उनका कंजर्वेशन प्रॉपर हो, इसके लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत अहम है राजस्थान के बारे में। रेन वाटर जो कि बह जाता है, चला जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको प्रॉपरली इस तरह से जैसे रूफ वाटर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस तरह की बिल्डिंग्स को अर्बन एरियाज़ में ख़ास तौर से किया जाए कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाए, ग्राउंड वाटर पेनिट्रेट और रीजनरेशन हो सके। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, वाटर की किस तरह से पानी को कहाँ पर कितना यूटिलाइज करना है, उसका प्रॉपर बैलेंसिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। और वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया है, बेसिन एरिया है, और जो जल विभाजक है, उस पूरे एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर विकास किया जाना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड्स देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जल की जो जल संसाधनों की जो अहमियत थी वो आज हम अब इस दौर में आकर के डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हुए हैं, जो पूर्वज, उन्होंने इसकी महत्ता को बहुत पहले स्वीकार कर लिया था और इतने इकोनॉमिक थे कि उन्होंने इसका स्टोरेज बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। इसके लिए अलग अलग ट्रेडिशनल टेक्निक्स रही हैं, झालर, बावड़ी, टाँका, जौहड़, खडिन और कुंड, इनमें से कईयों से आप परिचित होंगे।
कुछ कोई हम यहाँ पर पिक्चर्स देखते हैं। जैसे झालर, जो रेक्टेंगल की शेप में जो बावड़ी, छोटी इनकी स्टेप्स कम होती हैं, उन्हें झालर कहा जाता है। इसी तरह से ये बावड़ीज़ हैं, आपने देखा है बहुत सी स्टेप्स हैं और बीच में वाटर स्टोरेज होता है। इसी तरह खडिन, खडिन जो है इन्हें धोरा भी कहा जाता है। और सरफेस रन ऑफ वाटर जो एग्रीकल्चर से बचा हुआ होता है उसको कंजर्व करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। हाइपर एरिड पार्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मरुस्थलीय भाग है, जिनमें रन ऑफ पार्ट अपलैंड से, ऊंचे उठे हुए भागों रोकी पार्ट से आता है, और एडजॉइनिंग नीचे जो वैली पार्ट है वहाँ पर इनके एम्बार्कमेंट कुछ इस तरह तटबंध बना दिए जाते हैं जिनसे पानी बह करके ना चला जाए। इस तरह के इनमें फीचर्स होते हैं, इसे कहा जाता है खडिन। इसी तरह टांकाज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पाइप्स हैं जो रूफ टॉप से आ रहे हैं, और रेन वाटर जो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और टांका जो एक तरह से ढका हुआ एक वाटर स्टोरेज हम वेल कह सकते हैं, जहाँ पर पानी जाता है, और इसका स्लोप इस तरह से होता है कि रेन वाटर इसमें आराम से टांके के अंदर जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर हम जोहड़ देख सकते हैं। जोहड़ एक क्रिशन शेप का, अर्धचंद्राकार आकार का एक एक बंद कह सकते हैं हम, जो कि स्लोपिंग कैशमेंट एरिया के रन ऑफ वाटर, सरफेस वाटर को, रन ऑफ को बचाने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो सॉइल में अल्टीमेटली परकोलेट होता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्जिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह कुंड होते हैं, ये एक अपटर्न्ड कप, उल्टा जो कप होता है उसकी तरह दिखाई देते हैं, और इसमें वाटर इनलेट्स जो हैं वो वाटर इनलेट्स इस तरह के होते हैं, वायर मैश जो होते हैं वो इस तरह पानी के अंदर डाले जाते हैं जिससे कि वेल पिट में डेब्रिस, या हम कह सकते हैं कि अवसाद इकट्ठे ना हो, और वेल पिट जो होते हैं वो अच्छे से डिसइंफेक्टेंट जैसे लाइम और ऐश के ज़रिए कवर होते हैं, जिससे पानी के अंदर किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शंस ना हो स्टोरेज में। और ये ज़्यादातर डोम शेप के होते हैं, और इनका एक कवर होता है पानी को बचाने के लिए, इवेपरेशन ना हो जिससे। तो ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं हम कह सकते हैं आज भी उतनी कंटेम्प्रेरी है, और हमारे एंसेस्टर्स शायद इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी धरोहर को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को हमें बहुत ही संजो करके दिया है। तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य है जल की एक एक बूंद की कीमत को समझे और अपनी आने वाली पीढ़ी को इसी तरह संजो करके उसे दे। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए यादों का हिस्सा बनकर रह जाए और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। इसीलिए सेव वाटर सेव लाइफ। तो क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है, राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ राजस्थान एंड वेरियस टेक्निक्स टू कंजर्व वाटर रिसोर्स। यानी राजस्थान में वाटर रिसोर्स के वर्तमान परिदृश्य पर एक ज्योग्राफिकल, एक भौगोलिक आलेख लिखिए, और वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन की, जल संसाधन के संरक्षण की ट्रेडिशनल और यानी कि परंपरागत और वर्तमान जो तकनीकें हैं उनको विस्तार से समझाइए। तो इनके नोट्स आप बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।